गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये एक्सरसाइज दिए थे, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 to 12, और ये ऑलमोस्ट क्या था, कंप्लीट हो चुका था, है ना। तो आप इसको देखो, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 and 12, इसमें किसी को डाउट 11 या 12? ठीक है, तो पहले 9.2 करते हैं। 9.2 में जो किसी को डाउट आ रहा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, है ना। तो ये लॉग वाई प्लस सी जो है, और ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि ये एक जनरल सॉल्यूशन है किसका, वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, जहां पे एक्स वाई नॉट इक्वल टू 1 है। तो ये पूछ रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहले हमें वाई डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है कि नहीं। और हमने जब हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, तो वहां पे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा था। तो क्या करना होगा, सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस सी। दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो इस तरफ का कितना हो जाएगा, y प्लस फर्स्ट को किया, सेकेंड को कांस्टेंट रखा, प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव इक्वल टू इस तरफ कितना हो जाएगा 1 बाय वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, अब यहां से करना क्या है आपको कि वाई डैश को कलेक्ट करना है ना। यहां से कलेक्ट वाई डैश, तो यहां से आपको कलेक्ट वाई डैश करना है ना। तो वाई डैश आप कलेक्ट कर लो, और इसको यहां पे रख के चेक करो कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इजी सा, बाकी सब में वही है, किसी में डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिसलेनियस चैप्टर 8 पे। ठीक है, मिसलेनियस चैप्टर 8 में कोई डाउट? ठीक है, 9.2 में और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? 9.2 में किसी को कोई और डाउट है? 9.2 नहीं तो फिर हम लोग मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 11 and 12 दो क्वेश्चन मिला था, है ना। दोनों को हमें ड्रॉ करना आता है। 11 में क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 क्या होगा, हमें क्या करना होगा, मॉड एक्स इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 11 देखो मिसलेनियस का 11, है ना। यहां पे दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1, है ना। ये बोल रहा है कि इससे बाउंडेड रीजन जो होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो दोनों में मॉड लगा हुआ है, तो एक बार हम दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, एक बार दोनों को हम नेगेटिव साइन, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो पहले को नेगेटिव ले लिया, दूसरे को पॉजिटिव ले लिया, पहले को पॉजिटिव लिया, दूसरे को नेगेटिव लिया, और थर्ड में दोनों को नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया, है ना। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन चुके हैं। ठीक है, और इसको जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, लाइन प्लॉट करना आता है ना। जब आप प्लॉट करोगे तो इस शेप का कुछ फॉर्म होगा आपका। ठीक है, ये देख लेना, परफेक्ट स्क्वायर बनता है इस टाइप से। ठीक है, ये सारे कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, ये 1,0, ये 0,1, है ना, -1,0, 0,-1। तो हमें एक्चुअली में कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया निकालना है हमें। ठीक है, हो जाएगा, बाकी इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या है, इजी है। कौन सा रीजन बोल रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। याद है आपको, जब बोला था कि जब भी इनइक्वालिटी हो तो आपको क्या करना है ना। तो सिंपली पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट करो, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है।
अब देखो क्योंकि ये ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो कोई पॉइंट, कोई डिसीजन आप नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक दूसरा पॉइंट चूज कर लेते हैं। मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का लोकेशन कितना है 1,0। तो यहां पे अगर आप y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। इसका मतलब हमारा कौन सा रीजन की बात बोल रहा है, वो ये वाला रीजन। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी एक्चुअली में ये वाले रीजन की बात कर रहा है, इस बाहर वाले रीजन की बात नहीं कर रहा है ना। और मॉड x को भी प्लॉट करना आता है आपको, है कि नहीं। ये पहले भी हमने किया था। तो मॉड x को प्लॉट करोगे तो कैसा होगा, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, आप देख लेना। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। जो हमें फाइनल एरिया कैलकुलेट करना है वो बोल रहा है कि दोनों के बीच का पार्ट होना चाहिए, है ना। तो कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस हो गया, है ना। तो इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लो। इंटरसेक्शन पॉइंट आप इजिली कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये कितना होगा -1,0 और ये 1,0, है ना। कर्व सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है तो आप 0 से 2 तक इंटीग्रेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है किसी पार्ट में? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट कोई? किसी को डाउट? वीडियो क्लियर आ रहा है अभी? ठीक है, वीडियो क्लियर है। आगे करते हैं स्टार्ट। तो ये पार्ट था हमारा ये कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब देखो तो ये एरिया आप क्या क्या करोगे, इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज मिसलेनियस का 11-12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वेश्चन देख लेना। एरिया शीट में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, एरिया शीट में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, किसी को डाउट है? एरिया शीट में किसी को डाउट? 14 एंड 15, एरिया शीट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखो, 14 एंड 15, 14 एंड 15। फोर्टीन एंड 15, 14 बोल रहा है स्केच द कर्व y इक्वल टू 4√x-1। ठीक है, और 15 वाला तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो 14 देख लो, 15 आप कर पाओगे। तो ये बोल रहा है y इक्वल टू 4√x-1, है ना। तो 4√x-1 हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो आप सिंपली क्या करो, इसको स्क्वायर कर लो, है ना। तो स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16x-1, है ना। और ये कर्व कैसा होगा, ये
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, है ना, और इसका वर्टेक्स कहां पे होगा 1,0 पे, है ना। तो जो हमारा कर्व होगा ये वाला कर्व होगा इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हमें कर्व इसको प्लॉट करना था, तो इसमें देखो y क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, तो सिर्फ हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे, ये वाला। तो जो आपका एरिया कैलकुलेट करना है आपको, ये ऊपर वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1,0, और हमें कहां से कहां तक निकालना है 14 1 से 3 तक, तो यहां से लेके इस पॉइंट 3 तक हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में कि क्या किया हमने, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है एरिया कैलकुलेट करने का, कि आप क्या करो, सिंपली कर्व को प्लॉट करो और देखो कि हमारा जो रीजन है वो कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो हम सीख रहे थे, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आपको ये बताया कि आपको करना क्या है, कि जो भी एक सॉल्यूशन कर्व दिया होगा और जनरल कर्व दिया होगा, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सिर्फ किससे फॉर्म करेंगे, किससे फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन कर्व से ही फॉर्म करेंगे, है कि नहीं। और सिर्फ किससे फॉर्म होगा, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा हम वो सिर्फ किससे फॉर्म करेंगे, वो हम सिर्फ जनरल इक्वेशन से ही फॉर्म कर पाएंगे, ठीक ना। ये चीज मैंने पहले डिस्कस किया है कि जनरल इक्वेशन होगा तभी हम क्या बोल पाएंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास कोई एक जनरल इक्वेशन है और जनरल सॉल्यूशन है ना। तो अगर ये जनरल सॉल्यूशन है और यहां से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर वही होगा जो इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे हमें उतने ही बार इसको डिफरेंशिएट करना है और उसी ऑर्डर में जाना है कि नहीं, यहां तक क्लियर है। दूसरी चीज, इसमें हमारे पास क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, ये चीज हमने पहले डिस्कस किया था, है कि नहीं। और जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो ये क्या होगा, फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करो जितने कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव सिर्फ करने से ही हमारा काम बन जाता है तो हम सिंपली उसी को अपना आंसर बोल देंगे, है ना। लेकिन अगर डिफरेंशिएट करने से हमारा जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हमें उस दोनों इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। जैसे लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किया था लीनियर इक्वेशन का, y = 2x + c, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y डैश आपने कैलकुलेट किया, 2 आंसर आ गया, आपका काम बन गया, है ना। यही हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसका, इस इक्वेशन का। क्यों, y डैश का टर्म है, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया क्योंकि एक आर्बिट्ररी। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया था mx + 2, यहां पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m। तो देखो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 यूज करके हम थर्ड इक्वेशन क्रिएट करेंगे, यहां से m की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो y = y डैश x + 2, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्यों, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, इसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का टर्म नहीं है। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो ये एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैलकुलेट करके देखने का,
ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सही है या गलत है। क्लियर है? अब हम आते हैं ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। mx प्लस सी कितने कांस्टेंट है? दो कांस्टेंट है ना। दो कांस्टेंट है तो हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? y डैश इक्वल टू m, है ना। हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो y डबल डैश इक्वल टू 0। देखो इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है और हमारा काम बन चुका है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। किसका? इस इक्वेशन का, इस जनरल कर्व का और इस फैमिली ऑफ लाइंस का। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं और कैसे ये चीजें फॉर्म हो रहा है। ठीक ना। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं कि कैसे इक्वेशन सॉल्व होता है, तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। यहां पे ध्यान दो, फैमिली ऑफ कर्व्स की बात हो रही है ना। फैमिली ऑफ कर्व्स मतलब क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन। याद है कि नहीं, लास्ट क्लास में हमने ये चीज आपको बताई थी, जनरल सॉल्यूशन। तो अब ये जनरल सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है ना। इसने खुद बोला कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये ए क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। कितने कांस्टेंट है? एक कांस्टेंट है। तो हमें इसे क्या करना होगा? एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, है कि नहीं। तो दोनों साइड आप क्या करो, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, है ना। ये क्योंकि कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा y प्लस वाई डैश इक्वल टू 0 यहां तक भी लिख के आप छोड़ सकते हो। ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो आपको समझ में आ रही है कि हम कैसे इस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने इसको भी सॉल्व किया था, आपको याद होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। इसमें कितने डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक। तो अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा तो कितनी बार करेंगे? एक बार ही करेंगे, है ना। लेकिन अभी भी हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ, तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ये हमारा इक्वेशन 2 बन गया। दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 4a का टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करो, वाई स्क्वायर बाई 2y वाई डैश इक्वल टू x, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? यहां पे अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a एंड b दो है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, है ना। अब देखो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे है और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन गया? एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन गया, है ना। तो अब हमें, लेकिन अभी भी हमारे पास दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसे हमें क्या करना होगा? दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया 4a और ये 0 हो गया, है ना। अब हम किसी भी तरीके से इसको आप क्या कर पाओगे? एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, है ना। आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो b बच जाएगा, है कि नहीं। तो किसी भी तरीके से आप ये एक इक्वेशन ये है हमारे पास और ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना। तो आप इन दोनों को यूज करके किसी भी तरीके से a और b दोनों को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा?
वाई वाई डैश ऑफ डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, फर्स्ट में इसको कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वाई डबल डैश, प्लस इसका कांस्टेंट रखा इसका डेरिवेटिव वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। देखो इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, दो कांस्टेंट थे तो दो बार हमने डिफरेंशिएट किया, ये हमारा क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है कि नहीं। तो किस तरीके से क्वेश्चन को देख के हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं ये आपको अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान दो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। अगर एक बार आप ये सॉल्व करना सीख जाओगे तो बाकी सारा डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार फॉर्म करना सीख गए तो बाकी सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आज हम बस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है और क्या होता है। y इक्वल टू, और इन जनरल इक्वेशन आपको याद है लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, है ना। इसमें कितने कांस्टेंट हैं, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें इसे क्या करना होगा, कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तभी ये दोनों इक्वेशन एलिमिनेट होगा, है ना। तो ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, है ना। और इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो क्वेश्चन देखने में इजी होगा। बी एक्स, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए वाई इक्वल टू ए बी। तो अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ए वाई डैश इक्वल टू 0 इक्वेशन 2, और इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 प्लस ए वाई डबल डैश इक्वल टू 0, है कि नहीं। और यहां से देखो क्योंकि ये 0 है तो ए को हम इस तरफ ले आके हटा सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास यहां से इक्वेशन क्या आ गया वाई डबल डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, है ना। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको यहां से सॉल्व, ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली, है कि नहीं। तो समझ में आ रही है आपको बात कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है और किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, कोई सा भी हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक ना। जैसे देखो एक और ये क्वेश्चन है y इक्वल टू और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये भी कर पाओगे आप इजली। कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, इजी था। दूसरा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना। तो ये सब वो सारे क्वेश्चन थे जहां पे आपको क्या दिया हुआ था कि इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि नहीं। यानी उसने ऑलरेडी एक जनरल कर्व दे दिया है, जनरल सॉल्यूशन दे दिया है, और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना है कि नहीं। किसके बेसिस पे, गिवन इक्वेशन के बेसिस पे। अब क्या होगा कि इसी चीज को वो दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि वो डायरेक्टली वो आपको क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली वो आपको इक्वेशन नहीं देगा, है ना। इक्वेशन आपको खुद से फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स whose center is at origin and having variable radius, है कि नहीं। तो देखो उसने बोला कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है
और इसने कोई इक्वेशन ही नहीं दिया है कि नहीं। अब इसने अगर कोई इक्वेशन नहीं दिया है तो हमें करना क्या होगा एक्चुअली में, इसने जब कोई इक्वेशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे हम, तो जब इसने कोई इक्वेशन नहीं दिया है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। और इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे, तो इसने यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें इसको पढ़ना है। तो ये क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हमें बनानी है ना। तो फैमिली ऑफ सर्कल हमें समझ में आ रहा है किस टाइप का है, हमें यह देखना है कि ये फैमिली ऑफ सर्कल इसने किस तरीके से डिफाइन किया है। तो उसने बोला है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे। अब याद है कि फैमिली ऑफ सर्कल या कुछ भी हो, सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, है कि नहीं। अगर आपके पास सेंटर और रेडियस है तो आप इक्वेशन इजीली लिख पाओगे, ये हमने पहले किया था। तो इसका सेंटर इसने तो ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ओरिजिन पे, तो सेंटर तो हमें पता चल गया। रेडियस इसने डिफाइन नहीं किया, वो क्या बोल रहा है, वेरिएबल रेडियस है कि नहीं। वेरिएबल रेडियस है इसलिए ये क्या बन रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। अगर वेरिएबल रेडियस नहीं होता तो ये फैमिली ऑफ सर्कल नहीं बन पाता, है कि नहीं। तो हमें करना क्या होगा कि इस वेरिएबल रेडियस को हमने r मान लिया, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही। तो ये हम यहां पे क्या ले रहे हैं, इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले रहे हैं, है ना। तो यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है हमारे पास, r है, ठीक है। अब देखो सर्कल सेंटर और रेडियस पता चल गया, इक्वेशन हम क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहां पे r क्या है, वेरी कर रहा है, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट ही है ना। ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल इन द सेंस कि ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, लेकिन ये r जो है वो x या y किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको वेरिएबल बोल रहे हैं। तो ये क्या है एक्चुअली में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गया, है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, जनरल कर्व आ गया। और अगर जनरल कर्व आ गया तो यहां से हम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, y y डैश इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो अब आपको क्या होगा कि वो कर्व किस में देगा, एक एक्चुअली में वो कर्व का इक्वेशन आपको जनरल एक लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, रिपीट करके, है कि नहीं। तो उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। सॉरी, उस लैंग्वेज को पढ़ के हमें पहले जनरल कर्व फॉर्म करना है और उसके बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो इसमें लैंग्वेज से आपको इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है वो हमने आपको बता दिया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स और फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। ये जो आपके पास हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल दिया हुआ है, इस फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन लिख पाएंगे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना पाएंगे, है कि नहीं। तो देखो ये फैमिली ऑफ सर्कल किस टाइप का है। जब भी आपके पास क्वेश्चन हो आप पहले फिगर में ड्रॉ करो कि ये कैसा फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। तो फैमिली ऑफ सर्कल कैसा है, जो ओरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा, तो एक सर्कल ऐसा पॉसिबल है। और कैसा पॉसिबल है ना। तो आप फैमिली ऑफ डिफरेंट टाइप्स के सर्कल प्लॉट करके देखो, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पास जो सर्कल होने वाला है वो ऐसा कुछ सर्कल है ना। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो अब देखो इस सारे रेडियस का, इस सारे सर्कल का क्या हो रहा है, सारा फैमिली ऑफ सर्कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबका एक कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन सबका रेडियस अलग है और सबका सेंटर अलग है, ठीक है। तो कोई सा भी एक सर्कल के बारे में आप सोचो, ठीक है। इसमें से कोई सा भी हमने एक जनरल फैमिली उठा लिया, ये वाला मान लो उठा लिया हमने।
अब इस सर्कल में एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। याद होगा आपको जब हमने सर्कल किया था तो वहां पे हमने डिफरेंट टाइप के इक्वेशन लिखना आपको सिखाया था। तो अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो हमें इस सर्कल का क्या चाहिए, सेंटर एंड रेडियस, है कि नहीं। यही दो बेसिक चीज होती है सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए, है ना। तो इस वाले इक्वेशन का हम रेडियस आर मान लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि हर एक सर्कल का रेडियस चेंज हो रहा है बार बार, है ना। तो सर्कल का रेडियस जब चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियस को हमने आर मान लिया। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर हमेशा कहां पे होगा, वाई एक्सिस पे ही होगा, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 0, r ही होगा, है ना। सोचो क्यों होगा 0, r, क्योंकि ये हमेशा कोई सा भी आप सर्कल चूज करोगे वो सर्कल हमेशा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब जितना उसका रेडियस है वो ओरिजिन से तो पास करना ही चाहिए, है कि नहीं। तो ये हमने सर्कल के इक्वेशन में आपको सर्कल इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया था, है ना। तो ये हमारा सेंटर हो गया 0, r और रेडियस हो गया r। सेंटर पता है, रेडियस पता है, इक्वेशन लिख पाएंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक ही है, सिर्फ r है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 1 टाइम्स एंड एलिमिनेट r, है ना, टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, है ना। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे हमने कर्व को लिखा है कि नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे तो ये सब चीजें वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक जनरल कर्व होना चाहिए जो जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो कुछ, है कि नहीं। और उसके बेसिस पे हम जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप यूज करोगे उतना बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी टाइप में। फाइंड फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसने ये नहीं बोला कि कहां पे टच कर रहा है, उसने बोला कि सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो सोचो कि फैमिली ऑफ सर्कल किस टाइप का होगा, जब आप प्लॉट करोगे तो फैमिली ऑफ सर्कल किस शेप का बनेगा, है ना। आपको पता है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ बड़ा सर्कल भी हो सकता है ना, इस टाइप का बड़ा सर्कल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। लेकिन हमेशा ये क्या करेगा, सारा कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो फिर से वही चीज कि इसका जो कोई सा भी आप एक सर्कल चूज कर लो, ठीक है। इस फैमिली का मैंने एक सर्कल ले लिया, मान लो यहां पे कोई सा भी, ये हमने लिया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। तो ये हमें पता है कि अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट सेम होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम रेडियस आर ले लेते हैं तो सेंटर कितना हो जाएगा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से यहां का ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, क्योंकि ये भी इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो ये भी हम एक, है ना, और इसको हम बी ले लेते हैं, रेडियस को मैंने बी ले लिया तो ये वाई कोऑर्डिनेट बी होगा। एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरिएबल है इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या ले लिया, वेरिएबल के टर्म्स में ए ले लिया, है ना। अब देखो हमारे पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया इन जनरल इक्वेशन का। ऐसे जितने भी इक्वेशन होंगे सब एक्स एक्सिस को टच करेगा ही, ठीक है। और इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक ना, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
और अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स एंड एलिमिनेट ए एंड बी टू गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया है ना। तो आपको ये अब आइडिया लग रहा है कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करके लिख रहे हैं और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्चुअली में फॉर्म करना होता है ना। तो बेसिक फंडा क्या होता है कि बेसिक फंडा यही है कि या तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा है ना, या गिवन नहीं होगा, है कि नहीं। अगर गिवन होगा तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देख लेंगे कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, है ना, अगर गिवन नहीं होगा तो हम डिफरेंशियल और जनरल इक्वेशन हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, है ना। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो और फिर उसके बेसिस पे आप क्या करो, कर्व को प्लॉट करो, है ना। प्लॉट करने की जरूरत नहीं, यहां पे आप एक जनरल सा आइडिया बनाओ कि कर्व कैसा होने वाला है और उसके बेसिस पे आप क्या करो, डिफरेंशियल जनरल कर्व को इक्वेशन में कन्वर्ट करो। और एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हमें पता है कि उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्या होगा, वो सब कुछ आप उसमें से कैलकुलेट कर पाओगे इजीली। क्लियर है सबको, है ना। तो ये पार्ट था आपका, है ना। उसके बाद आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद भी आपको असाइनमेंट्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा जहां पे हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करके लिख पाओगे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है या नहीं वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री क्या होता है वो हम चेक कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। बस इसमें प्रैक्टिस करना है। तो कल संडे है ही, आप आराम से प्रैक्टिस करो, कल कोई क्लास नहीं होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। इसके अलावा होमवर्क के लिए आपके पास असाइनमेंट शीट मिला था, सॉरी ये वाला एरिया का, है ना। तो एरिया में हम लोग 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। एरिया में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट लिख लो। एरिया का जो शीट है 2 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है एरिया शीट में। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने मिसलेनियस वाले पार्ट पे, एरिया के मिसलेनियस वाले पार्ट पे, ठीक है। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो चुका है, ठीक ना। 13 14 आप ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो मिसलेनियस में, मिसलेनियस चैप्टर 8 में क्वेश्चन नंबर 13 14 एंड 15, 3 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन हो गया आपके पास, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो उसको रखना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो टोटल 10 क्वेश्चन है, बस इतना कंप्लीट करो आप, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई डाउट वगैरह होगा और भी एग्जांपल्स कुछ चूज करेंगे और फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट हो जाएगा सबका, ठीक है। आप लोग ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास मंडे को फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलो।